Hello everybody, we are going to start with a very new chapter, that is Indian Union Budget. Okay, so what are we going to discuss about is कि budget क्या है, okay, prime उसके constituencies क्या हैं, मतलब आप ऑफकोर्स सी बात है कि पूरी जो 3 घंटे की स्पीच वहां लोकसभा में दी जाती है हम आपको वो नहीं सुनाने वाले हैं, लेकिन ऑफकोर्स आप एक ओवरव्यू लेंगे कि इंडियन यूनियन बजट है क्या. ओके, सो रेडी फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट गेट अ ब्रीफ आइडिया. यहां पर हम लोग कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है, छोटी मोटी नहीं कह सकती हूँ, हाँ ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपकी अमेजमेंट के लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई हुई है चैप्टर के फर्स्ट पेज पे. उस पर आप आ जाइए और यहाँ पर हम लोग कुछ ये इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे. आपको चलो ठीक है, इन इंफॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उस बारे में बात करते हैं कि कभी भी आपने देखा होगा कि बड़ा हल्ला हुआ रहता है जब बजट आना होता है. ठीक है, एक हफ्ते पहले से हल्ला हो जाता है भाई बजट आने वाला है. कई आप बड़े लोगों को बात करते हुए सुने होंगे कि भाई जो इन्वेस्टमेंट करनी है अभी देख लो, फिर बजट आ जाएगा. स्टॉक मार्केट में क्या हाल चल रहा है, बजट आ जाएगा. जिस दिन बजट आ जाता है आप देखते होंगे कि हर न्यूज चैनल पे वही चल रहा होता है और घर के बड़े वही देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स दे मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि आप सब भी बैठ के वही देखें. पर अब आप एक्चुअली जानने जा रहे हो कि उस बजट में किस बारे में बात की जाती है. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट दैट कि पार्लियामेंट में कोई खड़े होके बोल रहा है, बाकी लोग अपना डेस्क पीट रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट दैट. ठीक है, अब आप अपने लेवल पर जानोगे कि बजट होता क्या है. Okay, so let's just first of all go through these information and then I'll take you into the understanding of budget. Okay. So the first Indian budget was presented by Mr. James Wilson on February 18, 1869. So this was the person, of course 1869 का मतलब हो गया British era. British era में this was the person जिसने पहली बार बजट का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए. ठीक है, अप्रैल 7, 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वो पार्ट थे और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई देयर शुड बी समथिंग लाइक बजट. ओके, सो ये जो चीज शुरू हुई है हमारी, ये 1869 से शुरू हुई है. दिस पर्सन इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मिस्टर जेम्स विल्सन. एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट इंडिया, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, लेकिन हमारा बजट कब प्रेजेंट हुआ? नवंबर 26, 1947. एंड द देन प्राइम मिनिस्टर. तो आपको कुछ चीजें आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं, ये सारी चीजें तो चलो है ही, कुछ चीजें जनरल नॉलेज के लिए कि बजट कौन प्रेजेंट करता है? ऑलवेज द फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट को प्रेजेंट करते हैं. तो उस समय के 1947 में आजाद भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री जो रहे होंगे मिस्टर आर के षणमुखम शेट्टी. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट प्रेजेंट किया. फिर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि बजट पहले सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता था, ऑफ कोर्स बिकॉज वी वर रूल्ड बाय ब्रिटिश, बट देन इट केम इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. अगेन ये शाम को 5 बजे पहले प्रेजेंट होता था, पर आप सुबह, आजकल आप देखते होंगे कि सुबह 11 बजे से लग जाता है. क्यों? क्योंकि पहले क्या मैच करना होता था, हमें इंडियन टाइम और ब्रिटिश टाइम को मैच करना होता था. तो वो जो 5.5 घंटे का डिफरेंस है वो हम मैच करते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है. इसलिए हम अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स यानी कि सुबह 11 बजे हमारा बजट निकल जाता है. ऑफकोर्स ये बात है, 2-4 चीजें और दी गई हैं आपकी जानकारी के लिए. आज मैं ये सारी चीजें तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आज की डेट में बजट कब निकाला जाता है? डे 1 ऑफ फरवरी. ठीक है, फरवरी का जो भी सबसे पहला डे होता है यानी कि फरवरी 1, उसमें बजट पास होता है, बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स इट. इस बार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सो यू नो, निर्मला सीतारमण, उन्होंने पास किया था. अब आप जानने जा रहे हो कि ये बजट है क्या. ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, अभी हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके, बजट, दिस इज गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एक
बजट पास होना है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं यूज किया गया है। सो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है बजट को लेके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? जब भी आप वर्ड सुनते हो बजट, ठीक है, ये तो हमने बात की इंडियन यूनियन बजट जो भी, ठीक है, लेकिन जब आप नाम सुनते हो बजट तो आपको क्या समझ में आता है? एकदम से तो आपको लोकसभा नहीं बन जाती होगी दिमाग में। बजट का मतलब भाई आप एस्टिमेट क्या रखते हो? अगर कोई तुमसे बोले कि भाई कितना बजट है इस पार्टी का, ठीक है, भाई कोई शुभ मुहूर्त आया, 14 फरवरी जैसा शुभ मुहूर्त कुछ आया और आपसे कोई पूछे आपका दोस्त कि कितना बजट है तुम्हारा इस बार का, इसका मतलब व्हाट आर यू एस्टिमेटिंग, राइट? आप कुछ अनुमान लगा रहे हो, आप कुछ एस्टिमेट कर रहे हो, उसी को कहते हैं बजट। घर में बजट तय होते हैं, राइट? घर का भी एक बजट होता है कि भाई घर चलाने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, करेक्ट? कितना पैसा आएगा और कितना पैसा हम खर्च करेंगे, उसे हम कहते हैं बजट, करेक्ट? तो कभी भी बजट वर्ड जो है वो एक एस्टिमेट के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। किसके लिए यूज किया जाता है? एस्टिमेट के लिए यूज किया जाता है। ये जो बजट वर्ड है ये एक एस्टिमेट लगाने के लिए, मतलब अगर आप टाइमलाइन में यहां खड़े हो, ठीक है, मान लीजिए ये जनवरी है और आपको किसी फ्यूचर डेट पे देखना है, ठीक है, आपको किसी फ्यूचर डेट पे देखना है कि भाई इस वक्त पे हम कितना खर्चा कर सकते हैं, तो वो आप कैसे देख सकते हो? वो आप बजट को एस्टिमेट करके देख सकते हो। ये आंख है, जस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये आपके दूरदर्शन के लिए है कि आप कैसे देख सकते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर डेट पे अगर मुझे कितना खर्चा करना है या मेरा पैसा आना है, तो वो उस एस्टिमेट के लिए यूज किया जाता है बजट। ओके, तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात। इसके बाद मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है। बजट की जगह मैम फिर क्या यूज किया गया? कैसे पता चला कि ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो हमारे आर्टिकल्स में आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, 12, 13, 14, इन सब में ये कवर किया गया है कि हम बजट से संबंधित किन चीजों के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस? आई एम गोइंग टू गिव यू नोट्स, ओके। मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स देने वाली हूं, आप नोट्स लिखेंगे और फिर जैसे हम एक टॉपिक का नोट्स खत्म करेंगे तुरंत हम उस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे फिर हम समझेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट ओपन योर नोटबुक्स। आप नोटबुक्स खोल लीजिए अपनी और वी शुड गेट स्टार्टेड, ओके। तो बजट में हम जो सबसे पहली चीज समझने जा रहे हैं वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड ना यूज करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसे एक्सप्लेन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट में क्या पेश होना चाहिए? पार्लियामेंट में क्या पेश होना चाहिए? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होना चाहिए। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बजट पेश होना चाहिए, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। नोट्स देने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अभी तक आपने जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानते हो या नहीं भी जानते हो तो चलेगा, हम लोग अपने अकाउंट्स में क्या पढ़ते हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें पीछे एक साल के बारे में क्या होती है? बात होती है कि भाई हमने क्या खर्चा किया, कितना पैसा आया। आपको याद होगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो उसमें आप ये समझ पाते हो कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा हुआ, राइट? दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू मेक। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन यूनियन बजट, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एन एस्टिमेट। यहां पे हम पास्ट के बारे में बात नहीं करते, यहां पे हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहां पे हम किसके बारे में बात करते हैं? यहां पर हम
फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यानी जब आप अपने अकाउंट्स में पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? ओके, अप्रैल 1 ऑफ एनी ईयर टू मार्च 31st ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी से दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर कब होता है? अप्रैल से मार्च। ठीक है, अब जब हम अपने अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो हम यहां पर खड़े होके इस पूरे टर्म के बारे में बनाते थे, राइट? लेकिन जब इंडियन यूनियन बजट में आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानोगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि एक्चुअल में February 1 को, जैसा कि हमने कहा ना कि 1 February को फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? बजट है, बजट का मतलब एस्टिमेट है, यहां पर खड़े होके आगे आने वाले इस साल के बारे में एक एस्टिमेट दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? सो दिस वॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी तक हम लोग जानते थे। लेकिन जब हम इंडियन यूनियन बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, हम ये जानेंगे कि February 1 को February 1 के दिन फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में एक एस्टिमेट देते हैं। एस्टिमेट किन चीजों का होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, इट विल बी अबाउट व्हाट? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। we can change it, we can make it receipts and expenditure. Okay, so आपको इतना बात समझ में आ रहा है? This is what is annual financial statement about. So annual financial statement is nothing but an estimate for the coming financial year. Okay, so अब आप इसके बारे में नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जरूर से लिख लेना है कि भाई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से मार्च 31 होता है। कोई भी इस बारे में गलती ना करते, पता चला आपने सब पढ़ा, सब समझा, और जब एमसीक्यू में आया सबसे सिंपल सवाल अगर कि फाइनेंशियल ईयर रन्स फ्रॉम, तो कोई जनवरी से दिसंबर लिखा है, ऐसी गलती मत कर देना। तो सबसे पहली चीज है कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। आपको भी पता है कि एस्टिमेट फ्यूचर के बारे में बनाया जाता है। ठीक है, जो बात बीत गई उसका तो हमें एक्चुअल ही पता चल जाएगा, राइट? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तुम्हारा एस्टिमेट क्या है, इसका मतलब है दिस इज अबाउट समथिंग दैट हैजंट इवन हैपेंड। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो अभी तक हुई ना हो, जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो हमें एक्चुअली पता है कि कितना खर्चा हुआ या कितना रिसिप्ट हुआ, राइट? ओके, सो नाउ प्लीज अंडरलाइन एस्टिमेटेड, ओके, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके ध्यान में रखने के लिए आई एम अंडरलाइनिंग स्पेसिफिकली so that do not make fault in that. Okay, now this AFS, that is annual financial statement, is a ठीक है, कुछ चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो कागज उठाए लिख के चले आए, ठीक है, ऐसा नहीं है। इट्स अ व्हाइट 10-page डॉक्यूमेंट, सो दीज थिंग्स आर स्पेसिफिकली फॉर योर एमसीक्यू।
ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं आप नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन इन्हीं पर अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया तो ये तुम्हारे मुफ्त के नंबर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सीधी सी एक चीज क्या है कि भाई 10 पेज का डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, आपको उसी 10 पेज में क्या करना है, एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, उसके बाद देन कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अब इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। वो क्या 3 पार्ट्स हैं, आई एम राइटिंग दिस वे, आई होप आप समझोगे कि जहां पे हमने ये 3 पार्ट्स लिखा है वहीं पे हमने ये 3 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, क्या क्या है, ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। ऑफकोर्स सी बात है कि अभी हम इसके आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 3 फंड मिलाकर एक एएफएस तैयार होता है। जब आप इन 3 फंड्स के बारे में बात करते हो तो हमारा जाके एएफएस तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सम पेक्युलैरिटीज प्लीज राइट, दिस एएफएस इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। ठीक है, जब मैं कहती हूं प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट का मतलब बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसका मतलब है यहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई है कि सिर्फ लोकसभा के लिए ओपन है या राज्यसभा के लिए ओपन है। आई होप यू नो कि बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मींस लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के लिए ओपन है, लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट मीन्स प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। देन आप बस यहां पर एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हो, जस्ट आपके ध्यान रखने के लिए, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जस्ट इन केस अगर इस पे आपका एक एमसीक्यू आता है कि किस आर्टिकल में दिया गया है, सो इट इज गिवन इन आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, दैट इज बोथ द हाउसेस, एंड दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड योर एएफएस। ओके, तो अब आपको समझ में आता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट प्रेजेंट करना है ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है ऐसा वर्ड लिखा है। ठीक है, कौन प्रेजेंट करता है, हु इज, किसको कौन ये डायरेक्शन देता है, तो प्रेसिडेंट ये डायरेक्शन देते हैं कि भाई क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगली बार क्योंकि अब आपको इस चीज की समझ आ चुकी है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर होता है कि एक बजट प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। कहां प्रेजेंट होना चाहिए, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। कौन प्रेजेंट करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा। कब प्रेजेंट करेगा, डे 1 ऑफ फरवरी प्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट्स में। तीनों पार्ट क्या है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। मैम ये तीनों क्या है, यही अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक क्या है, ये एक एस्टिमेट है। सो यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट दिस, दिस इज एन एस्टिमेट फॉर द कमिंग ईयर। इट इज नॉट अ बही खाता ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द कमिंग ईयर। ओके, चलो, सो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 पॉइंटर्स और लिख देती हूँ। प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर
presented on day 1 of February every year. ठीक है, हर साल प्रेजेंट किया जाता है, किसी एक स्पेशल फरवरी में नहीं प्रेजेंट किया जाता है, हर साल प्रेजेंट किया जाता है. तो पहले ऐसा होता था, जब तक आप लोग लिख रहे हो मैं और कुछ चीजें बता देती हूँ. पहले ऐसा होता था कि डे 28 यानी कि फरवरी के आखिर में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अभी 2 साल से ऐसा हो गया है कि डे 1 पे प्रेजेंट किया जाएगा. पहले आपने देखा होगा कि पहले के फाइनेंस मिनिस्टर, या कभी आपने नहीं अगर नोटिस किया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्राउन ब्रीफ केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पार्लियामेंट में आते थे. ठीक है, बट सिंस इट वाज ब्रिटिश कल्चर, सो निर्मला सीतारमन जो अभी की फाइनेंस मिनिस्टर है, वो एक लाल कपड़े में लेकर इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को आती है, एंड दैट डिनोट्स आवर इंडियन कल्चर. पहले हमारे यहाँ बही खाता चलता था, तो ये बही खाते की तरह अब इसे लेके आते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें आप याद रखोगे. एक बार हम लोग फटाफट इसे रिवाइज करेंगे. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इट इज गिवन इन, सबसे पहले आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन it is an estimate of receipts and expenditures of every financial year. Financial year, do not forget. Next, it is a white 10-page document. It is divided into 3 parts. क्या है 3 parts? Consolidated fund, contingency fund and public account. Then it is presented in parliament by finance minister on day 1 of February. ठीक है, ये याद रहेगा. ये हो गया आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो इसके ये 3 पार्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट. इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, और इसके बाद भी कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. एक बात ध्यान रखिएगा, चैप्टर आपका कोई बहुत बड़ा नहीं है. कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, और सिर्फ आप ये नोट्स भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा. एमसीक्यू आता है, इसलिए हर पेक्युलैरिटी पे ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, सब्जेक्टिव होता है तो उस वक्त आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि आप आंसर को प्रिसाइसली लिख पाओ. लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? दिमाग शार्प होना चाहिए और सटीक चीज आपको टिक करनी है. मैम 4 ऑप्शन आते हैं, हम तो भाई जय माता दी और लगा देंगे टिक, लेकिन नहीं, 4 ऑप्शन कई बार बहुत कंफ्यूजिंग आ जाते हैं और उस वक्त आपको सही चीज, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन most appropriate answer and right answer. It may happen that all the 4 options that you are seeing seems to be right. ठीक है, but there has to be one option which is most appropriate. So you have to mark the most appropriate answer. Okay? चलो, now I'm rubbing it off and I'm moving forward with very first consolidated fund. So I'm giving it pointer A क्योंकि ये हमारे उसका पार्ट है कि हम पढ़ रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड. ओके, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, हम किस बारे में बात करने हैं. देखो, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है कंसोलिडेटेड फंड. ठीक है, कंसोलिडेटेड का मतलब अ टोटल अप ऑफ एवरीथिंग. करेक्ट. कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेटेड का क्या मतलब होता है? जिसमें हर चीज एड अप हो जाए. ठीक है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड, आई मीन टू से कि इस फंड में वी टॉक अबाउट ऑल द रिसिप्ट्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है मैम, अब इस ऑल पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ऑल के अलावा भी कुछ होता है क्या?
राइट अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है, एक्सपेंडिचर बजट होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है भाई, इतना बड़ा बजट बनना है, इतने बड़े देश का बजट बनना है, तो कोई ऐसे 2-4 कैलकुलेशंस तो होंगी नहीं, है कि नहीं? बड़े बड़े फिगर्स आएंगे और कई कैटेगरीज होंगी, हमें यहां से भी अमाउंट लेना है, 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 तो हमें धीरे धीरे करके उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, ये इस पूरे का कंसोलिडेशन है, ये छोटे छोटे स्टेप्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सीधे सबसे पहले किस बारे में बात करें? कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात करें। सो कंसोलिडेटेड फंड में ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जितनी भी कैटेगरी अभी आगे डिवाइड होगी, सिर्फ 2 डिवाइड होगी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। उन दोनों को मिला के जो बजट बनाया जाता है, जो फंड बनाया जाता है, वो होता है हमारा कंसोलिडेटेड फंड। तो गवर्नमेंट को जो भी आइडिया लगता है वो इस कंसोलिडेटेड फंड से ही लग जाता है मेनली, ठीक है। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं हमारे, वो क्या है? कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। ये दोनों आपको नाम से समझ में आ रहा है, कंटिजेंसी इज फॉर द इमरजेंसीज एंड पब्लिक अकाउंट इज पब्लिक्स अकाउंट, ठीक है। अभी हम लोग आगे भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि पब्लिक अकाउंट है पब्लिक का अकाउंट, कंटिजेंसी फंड है इमरजेंसीज के लिए, तो बाकी जो भी बचा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड अंडर consolidated fund. That is why this is the most important fund, ठीक है। So अगर आपको MCQ आता है, which one is the most important fund? What are you going to write? You are going to mark consolidated fund, ठीक है। So this is the most important fund, ठीक है। Then please write takes into account what? It takes into account all, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है प्लीज वैसे ही लिखिए, बोल्ड्स में लिखिए और बड़ा बड़ा सर्कल मारिए उसे। ऑल रेवेन्यूज रेज बाय गवर्नमेंट ठीक है। और अभी इसके नीचे कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, अभी हम लोग इस जगह को आगे भरेंगे, मैं आपको बताऊंगी कब। तो अभी के लिए इसके नीचे जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं छोड़ रही हूं, आप जरूर से छोड़िएगा। चलो मैं थोड़ी सी छोड़ देती हूँ, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू रेज हुआ है, रेवेन्यू रेज होने का मतलब जो भी पैसा गवर्नमेंट कमाई है, ठीक है, जिस भी सोर्स से कमाई हो, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो क्या सोर्सेज हो सकते हैं, जिस भी सोर्स से कमाई हो वो सारा कुछ यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है। ऑल रेवेन्यूज रेज बाय गवर्नमेंट, टैक्स लेके कमाई हो, बिना टैक्स के कमाई हो, किसी को लोन दिए वापस आ गया, उस पर इंटरेस्ट आया, ठीक है। क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट किस चीज से पैसा कमाती है? टैक्स, ठीक है, हमसे टैक्स वसूला जाता है तो टैक्स से कमाती है। फिर गवर्नमेंट के पास मैम कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं? सेल करते हैं, तो मैम उससे कमाती है, राइट, है कि नहीं? गवर्नमेंट के पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के ओन्ड हैं कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज वगैरह, उससे कमाती है, उससे जो भी पैसा आया वो गवर्नमेंट की कमाई। उसके बाद कई बार मैम गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ पीएसयूज उनसे चलाई नहीं जा रही है कि नहीं? कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स गवर्नमेंट को ऐसा लगता है अब हमसे नहीं चलाई जाएगी, ये तो बड़ी बर्बाद हो रही है, तो उसको हम लोग बेच देते हैं, गवर्नमेंट उसको बेच देती है। उसको बेचने से जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, ठीक है, उससे गवर्नमेंट कमाती है। सो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं जिससे गवर्नमेंट कमाती है, ठीक है। ये सारे सोर्सेज यहाँ पे लिखे जाते हैं, यानी ऑल रेवेन्यू रेज बाय गवर्नमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट।